अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुबुल्ला और अपने यूट्यूब चैनल द इको फेमिनिन या द सलाम मैट्रिक्स या जहाँ जहाँ तक भी ये वीडियो पोस्ट और शेयर की जा रही हो वहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। आज की तारीख है जून 28 2025। तारीख जाना अच्छा रहता है, मालूम होता है कि जिस दिन भी रिकॉर्डिंग हुई उस दिन तक मेरे पास ख़बरें और मेरे अफकार क्या थे। वक्त के साथ साथ इंसान, ख़बरें और नज़रियात भी किसी हद तक बदल जाते हैं, सिवाय कोई चीज़ आफाकी हो और जिसको हम सदाबहार कहते हैं वो कायम रहती है। मेरा तारुफ है, साइट पे लिखा हुआ है और मैं आज रिपीट करना पसंद नहीं करूँगी। आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हुबुल्ला एक तारुफ के नाम से और निज़ाम जमाली के नाम से तारुफी वीडियोस मौजूद हैं। अपना प्रोजेक्ट में बताती चलूँ, द इको फेमिनिन यानी निज़ाम जमाली, जहान बातनी, या ये तो बड़े क्लासिकल किस्म के नाम हो गए, तर्जुमे हो गए। सॉफ्टवेयर आप कह लीजिए, सॉफ्टवेयर जो हमारा इनर है इंसान का, उसके ऊपर और माशरे का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैं ज़्यादा गुफ्तगू करती हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही बाद में हार्डवेयर और बाहर के मामलात को डिटर्मिन करता है। और ज़्यादातर हम इन चीज़ों की बात करते हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सॉफ्टवेयर की बात करें एक मरबूत तरीके से, और फिर उसको जहान ज़ाहिरी जो है निज़ाम जलाली जिसको मैं कह लूँगी, उस पर भी इतलाक़ करके दिखाएं कि किस तरीके से इतलाक़ होता है। आज मैं आपसे बात करूँगी कि जो मेरा मेन चैनल जो है ये है मेरा द इको फेमिनिन, और इस पे मैं अपने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट और अपने मुख्तलिफ़ तरह के फ़ील्ड्स में ख़यालात का इज़हार करती हूँ और अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करती हूँ। और फिर जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाए तो उसको अपना चैनल दिया जा सकता है। इस तरह मैंने द सलाम मैट्रिक्स नाम का चैनल हाल ही में स्टार्ट किया है। तो मेन चैनल हो गया द इको फेमिनिन, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर स्पेशलिस्ट चैनल इंशाल्लाह आपके सामने आते रहेंगे। वेबसाइट होगी thesalammmatrix.org, आप जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मगर ये बेहतर और साफ़ तरीके से डेवलप हुई है, बाकी दूसरी अंडर डेवलपमेंट है। आज मैं मुख्तसरन कोशिश करूँगी, मुख्तसरन ही बात करूँ एक नई प्लेलिस्ट की। द इको फेमिनिन पे मुख्तलिफ टॉपिक से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें किसी ख़ास मखसूस टॉपिक पर ही या मेरे किसी ख़ास प्रोजेक्ट के बारे में ही मालूमात होती है। कोई ख़ास नज़रिया, फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल लिविंग के ऊपर अगर बात हो रही हो, या अपने तब्दीली जिसको हम बोलते हैं लाने की, तो फिर उसमें मैं आलम नौ में बात करती हूँ। अगर कोई इंग्लिश में टीचिंग्स हो उसकी अब अलग प्लेलिस्ट है, और ज़्यादातर मैंने चैनल उर्दू में कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि उर्दू प्लेलिस्ट अलग हैं। और सो ये सिलसिला चलता है। आज मैंने एक प्लेलिस्ट आगाज़ किया है जिसकी पहली वीडियो शायद यही होगी, और उसका नाम है सर चश्मा। ठीक, ज़रा अच्छा सा पेन लेती हूँ मैं। सर चश्मा, जिसको तर्जुमा हो सकता है फाउंटेन हेड भी, जहाँ से आगाज़ हो रहा हो पानी का मंबा जो होता है उसको हम सर चश्मा कहते हैं, जिनको मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों की उर्दू बहुत अच्छी भी है और कईयों की इतनी ख़ास नहीं है। और ये जनाब नाम हो गया इसका, किस लिए मैंने इस्तेमाल किया, ये है इसलिए क्योंकि मैं ख़ुद रहती हूँ पाकिस्तानी हिमालयाज़ में, और ये पानी का सोर्स है, और यहाँ से वेदर सिस्टम भी निकलता है, मौसमी सिस्टम्स भी निकलते हैं। ये इतना बड़ा एक इकोलॉजिकल जोन और इतना इम्पैक्टफुल, इतना ताकत वाला एक माहौलियाती सिस्टम है। सर चश्मा इनको इसलिए भी कहा जाता है कि हिमालयस जो हैं ये कई ममालिक पर मुहित हैं। कई लोग जो हैं हमारे बड़े सादे पाकिस्तानी समझते हैं कि हिमालय एक ही पहाड़ है और इसकी शक्ल है यूँ, ठीक है, इसकी एक ये चोटी है और बस यूँ ऊपर आप चढ़ें और उसके बाद आप ऊपर जाके दूसरी साइड पे गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है। हिमालय जो है ये एक कदीम और बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला, इसमें कई चोटियाँ हैं, और ये कई ममालिक में एक ही लाइन से नहीं है, ये बहुत सारे पहाड़ों के सिलसिले आगे पीछे हैं, मतलब पहाड़ों की तहें हैं आगे पीछे, और इन तमाम सिलसिले को हिमालयस कहा जाता है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक पर मुहित है, जिसमें इंडिया, नेपाल और ग़ालिबन भूटान भी है। तो ये हिमालयस हो गए। और पाकिस्तानी हिमालयस मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान वाले हिस्से में मुक़य्यद हूँ और मेरा जो मुझे शौक़ यहाँ पे लेकर आया था वो नेचुरल माउंटेन्स लेकर आए थे, क्योंकि मैं एक
फील्ड को फॉलो करती हूँ जिसको स्पिरिचुअल इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी को आप इस ज़मन में आप इसका तर्जुमा माहौलियात भी कर सकते हैं, मगर इकोलॉजी बेसिकली किसी भी सिस्टम और उसकी तंजीम को कहा जाता है। और स्पिरिचुअल का मतलब रूहानी हो गया, लेकिन सिर्फ एक तो रूहानी इकोलॉजी, रूहानियत की भी अंदर जो दुनिया है, बातनी दुनिया, उसका भी एक अंदर सिस्टम और एक पूरा डिज़ाइन है। मगर ये जो है इस टर्म का मतलब स्पिरिचुअल ले गया है कि रूहानियत की नुक्ता नज़र रखते हुए प्लानिटरी इकोलॉजी, दुनिया की इकोलॉजी, जो हमारा सैयारा है उसकी इकोलॉजी, ठीक है। तो ये इनर इकोलॉजी नहीं है, ये आउटर इकोलॉजी है, मगर इसका मफहूम यही है कि जो हमारी बातनी फितरत और तबीयत है, उसी से बाहर की जो प्लानट है उससे हमारा ताल्लुक़ है और वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, और बाहर वाला जो माहौलियात है प्लानट, वो हमारे अंदरूनी मन को बड़ा इम्पैक्ट करता है। फिर आगे बातें बड़ी गहरी होती जाती हैं, यहाँ तक कि ये भी कि आपका जो बातनी वर्ल्ड होता है वो बाहर के वर्ल्ड को बना रहा होता है। जब तक आप उस लेवल पे पहुँचेंगे आपको उस दुनिया में शायद रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या आप आसानी से चल नहीं पाएंगे, आप गायब हो जाएंगे और फिर आप अलग ही डायमेंशन में सफ़र करेंगे, जिसमें आपके इरादों से और आपकी बातों से दुनिया बन रही होगी, चल रही होगी। एक कदम आपका यहाँ पे होगा, दूसरा आप यहाँ पे होगा, और ये तो बात बहुत ही लंबी हो गई। तो इतनी लंबी बात मैं नहीं करना चाह रही थी, मगर आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने कर लिया। आते हैं इस दुनिया में वापस, और इस दुनिया में पाकिस्तानी हिमालयस और जो पूरा हिमालयस का सिस्टम है उसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कुतुब, यानी तीसरा कुतुब कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे सूफी कुतुब साहब नहीं हैं, ये कुतुब वो हो गए कुतुबैन जो हैं पोल्स दुनिया के। इसमें एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, शुमाली और जनूबी, और तीसरा कुतुब जो है महावरतन कह दिया जाता है हिमालयस को, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो है वो कुतुबैन पे जमा है, नॉर्थ और साउथ पोल में। उसके बाद तीसरा मंबा जो है या तीसरा ज़ख़ीरा जो है बर्फ़ का, वो हिमालयस में है, इसलिए इनको थर्ड पोल कहा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया में चूँकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी अवाम के लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है, ज़्यादातर जो मेरी उर्दू टीचिंग्स है, और पाकिस्तानी अवाम थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है, आम शहरी अवाम ख़ास तौर पे, ठीक है। बाकी जो गांव वाले अवाम हैं या देही और हिमालयस के, वो तो बहुत ही कुछ जानते हैं अपनी इकोलॉजी और अपने माहौल के बारे में। ख़ास तौर पे हिमालयस में तो बाकायदा प्रोफेशनल हिंदू कुश में भी ट्रेनिंग्स दी गई हैं, तो यहाँ पर माउंटेन्स के अपने एजुकेशनल सिस्टम और ये अपने माहौलियात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसको अगर शहरी लोग, आम शहरी लोग अगर जान ले तो वो बहुत शौक में रह जाएंगे कि भाई अपनी दुनिया को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। और हम अपने शहरों और उनकी साख्त, उनके सिस्टम, उनका गटर सिस्टम, उनका पानी का सिस्टम और फायर ब्रिगेड का सिस्टम, जो भी सिस्टम है उनको नहीं जानते। वो भी एक इकोलॉजी होती है, वो एक कंस्ट्रक्टेड इकोलॉजी होती है। तो हिमालयस के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो आइस का ज़ख़ीरा दुनिया में जो भी है ना, मौसमियात हैं, दुनिया का जो टेम्परेचर हो गया, हवाएं हो गई, पानी आप तक आने का सिस्टम हो गया, वो उसके लिए खुदा ने कुछ ज़ख़ीरे बनाए, दरख्तों के ज़ख़ीरे, ठीक है, जो ग्रीन कवर हो गया, हमारा ट्रीज़ हो गए, इस तरह आइस हो गया, सी वाटर हो गया, ये ज़ख़ायर हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरह की मतलब एक कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जिससे एक इकोलॉजी बनती है। जहाँ पर आइस है, वो अगर टोटल आइस नहीं है, उसके आसपास फिर आपको ट्रीज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स पूरे जो ग्लेशियर है वो तो आइस ही है। तो वो जो आइस का ज़ख़ीरा है वो इतना वसी है कि वो पानी ख़ारिज जो करता है, जब वो मेल्ट होता है सीज़न में, तो वो डाउन साउथ नीचे की तरफ बह कर आता है, नॉर्थ से चीज़ें साउथ की तरफ आती हैं, तो वो ज़रख़ेज़ करता है मैदानी इलाकों को, और रास्ते में जहाँ जहाँ से भी गुजरता है उनको ज़रख़ेज़ करता है, पानी का एक ज़ख़ीरा है। इसके अलावा वो मौसम को भी इम्पैक्ट करता है अपनी ठंड से, अपनी रिफ्लेक्शन से, और वहाँ से जो बुखारात उठते हैं और उसमें बारिशें आती जाती, जो सिस्टम है उसके ज़रिए वो माहौलियात को मुतासिर करता है। जिस तरह अगर आपके कमरे में एयर कंडीशनर लग जाए किसी साइड पे, तो वो कमरे के पूरे माहौल को मुतासिर करेगा। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ तग़य्युर आ रहे हैं, जिसमें 2-3 वजह से है। एक तो हमारा सूरज जो है उसके साइकिल्स चेंज होते रहते हैं, सूरज की भी अपनी ज़िंदगी है, सूरज के मूड्स हैं। फिर ज़मीन पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, हमारे पोल्स हो गए, पोल्स भी
शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया का मैग्नेटिक सिस्टम बदल रहा है। जब मैग्नेटिक सिस्टम बदलता है तो हमारा आसमान और जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं सूरज के और ज़मीन के दरमियान वो बदलती हैं, और उसकी वजह से तग़य्युर आना शुरू हो जाता है। जिस जगह पे सर्दी थी वहाँ गर्मी, गर्मी की जगह सर्दी, कहीं सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज़मीन इस वक्त तग़य्युर में है। और इसके बाद फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से किसी जगह पे टेम्परेचर बढ़ता है, किसी जगह पे गिरता है, किसी जगह ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन हो गई है, ड्रेन्स रुक गए हैं, और समंदरों में कचरा आ चुका है, और कहीं जगह पर हयातियात को मारा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है, या माइनिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। अब अगर आप जानवरों का सिस्टम चेंज करते हैं तो जानवर बहुत सारी चीज़ें करता है। मसलन कुछ जानवर जो है वो किसी सब्ज़ी का या फल का बीज खाकर फिर उसको जिस जगह पर वो फुज़ला ख़ारिज करते हैं, वहाँ पे वो बीज ज़मीन में चला जाता है और उनका फुज़ला खाद की तरह बन जाता है और वहाँ पौधे वग़ैरह उगते हैं। उससे ज़मीन भी चेंज होती है, ज़मीन की ज़रख़ीज़ी भी चेंज होती है, और फिर ज़ाहिर तौर पे जहाँ पर अगर वो पौधे बन रहे हों तो उससे पानी का जो बारिशें आती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। जो अगर बिल्कुल पहाड़ से पौधे हटा दिए जाएँ, ऊपर से बारिश का रेला आ रहा हो तो दरख्त और पौधे उसको रोकने के लिए नहीं होते, और मट्टी नहीं होती पानी पीने के लिए, तो सारा पानी ज़मीन पर आकर तबाही मचा कर चला जाता है। तो ये ग्राउंड कवर जब होता है और ट्रीज़ होते हैं तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। फिर इनके जो बुखारात उठते हैं वो माइक्रो क्लाइमेट यानी आस-पास के क्लाइमेट को, एक गाँव को, और या जो भी अपने पहाड़ी खित्तों में उसको क्लाइमेट को चेंज करते रहते हैं, और ये ढेर सारे सिस्टम्स मिल के जो है ये पूरे आखिरकार जाकर पूरी दुनिया के क्लाइमेट को बनाते हैं। तो ये माइक्रो क्लाइमेट रीजनल क्लाइमेट से बहुत असर रखते हैं, और अगर आप एक रवैया अपना लें किसी चीज़ को तबाह करने का, तो उससे पूरा सिस्टम तबाह हो सकता है। इस तरह कई जानवर और कई पौधे हैं जो अपने पूरे माहौलियात में एक नेटवर्क है जानवरों का और पौधों का, वो अगर एक ही पौधे को भी हटा दिया जाए तो उससे अम, पूरा माहौल और पूरा सिस्टम और हयातियात में फ़र्क आ सकता है। इसको हम कहते हैं केओस थ्योरी या बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट एक महावरतन कहा जाता है कि अगर अमेज़न के जंगल में एक तितली भी अपना पर फड़फड़ाएगी तो सैन फ्रांसिस्को में ज़लज़ला आ सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा, जिनका नाम मेरे अभी ज़हन में नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि दुनिया में अगर ज़रा सा भी इर्ताश कहीं पैदा होता है तो उसके इतने असरात होते हैं, दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इसी को केओस थ्योरी कहते हैं। केओस का मतलब तो तबाही टाइप के लोग लेते हैं, लेकिन केओस का मतलब ये है कि एक चीज़ का ऐसा इम्पैक्ट जिसको हम स्टडी ना कर सकें, लेकिन ऐसा-ऐसा केओस भी सिस्टम में बदल रहा है, क्योंकि हम सिस्टम्स को जैसे-जैसे बेहतर समझ रहे हैं, वैसे-वैसे हमें समझ आ रहा है कि बटरफ्लाई से लेकर जो इम्पैक्ट है वो सैन फ्रांसिस्को के ज़लज़ले तक कैसे पहुँच जाता है। लिहाज़ा कुछ जगहों पे, कुछ इकोलॉजीज़ में ऐसा है कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि अगर आप उसको हटा दें, एक मख़सूस पौधा होगा और वो किसी मख़सूस जानवर की खुराक होगा। अगर वो जानवर फ़र्ज़ करें कोई बकरी है, बकरी को फिर शेर खाता है, और शेर जो है वो बकरियों की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। तो इस पौधे के आने से अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो मज़ीद बकरियाँ आ सकती हैं और शेर का पेट भर सकता है, और अगर ये पौधा ख़त्म हो जाए तो बकरियाँ ख़त्म होना शुरू हो सकती हैं, और फिर शेर को भूख लगेगी, आबादी की तरफ भागेगा, और इस तरीके से ये सिस्टम जो है डिसरप्ट हो सकता है। हो सकता है किसी और जानवर को खाना शुरू कर दे, या आपके चरवाहों के जानवरों को खाना शुरू कर दे। अच्छा, वो चरवाहे जो हैं वो शीप बना रहे हैं ताकि शहरों में, मंडियों में भेजी जा सके ताकि लोग गोश्त खा सकें। तो अगर ये पौधा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और ये जंगली बकरी जो है ये ख़त्म हो जाएगी, तो शेर जो है वो भागेगा चरवाहों की बकरियों को खाने की तरफ, और उससे हमारी फूड सप्लाई चेन यहाँ पे टूट जाएगी, ठीक है? तो अगर आप इन तमाम सप्लाई चेन्स को देखना शुरू करें तो इसका जो मंबा और माखज़ है तो वो जाके आखिर में फ़ितरत और कुदरत ही निकलता है। सिर्फ मोटी-मोटी सी बात है कि इस प्लैनेट पे जो भी चीज़ हमारे पास है वो इसी प्लैनेट से ही आ रही है, और सारे इंसानों को ख़त्म कर दें तो क्या बचेगी? फ़ितरत। तो इंसानों ने जो भी चीज़ बनाई है वो उसका ओरिजिन और माखज़ जो है वो फ़ितरत है। तो इस प्लैनेट पर बड़े-बड़े सिस्टम्स हैं। अमेज़न एक सिस्टम हो गया, और एक सिस्टम हो गया हमारा पोल्स, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो भी सिस्टम्स हैं।
اور ایک ہمارا بڑا امپورٹنٹ سسٹم جس کے کلچرل ویلیو بھی بہت ہے اور یہاں ٹریڈ کا بھی بہت تعلق ہے، وہ ہو گیا ہمارا ہمالائز، اور اس میں اسپیسیفکلی میں ہوں پاکستانی ہمالائز میں، اور یہ اپنے رنگ ڈھنگ، کلچر، اپنی ضروریات میں اور اپنے مظاہرات میں، اور جو ان کی تخلیق کاری ہے، جو ان کی اکانومی ٹریڈ ہے، اس میں بقیہ ہمالیہ سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پہ میں کئی سال تک محسوس بہت کیا ہے۔ میں ایسی انسانوں کے دماغ میں اگر میرے کوئی خیال آتا تو میں اکثر اپنے آپ سے ہی بولتی رہتی ہوں سوری، یا پھر فیس بک پہ رینٹنگ کرتی رہتی ہوں، اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے سسٹم سمجھانے چاہیے تھے، اور اس سے کچھ ہمارے جو ہمالائز والے ہیں، پاکستانی ہمالائز میں بولوں گی، ان کو بھی تسلی ہو کہ جو خاتون یہاں پر ہمارے یہاں رہ رہی ہیں کافی عرصے سے، یہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ اس اکثر یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جاسوس ہیں تو یہ فلانا فلانا، یہ بہت بری بات ہے۔ ویسے تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے آپ باتیں کریں گے تو آپ کے یہاں آنے والے لوگ ڈسکریج بھی ہوں گے، پریشان بھی۔ اور جس طرح میں یہاں کچھ 10 سال سے زائد سے رہی ہوں، میں آپ سے یہ نہیں بتا پائی کہ میں آپ کے سسٹم کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں اور میں کس چیز کی ٹیچر ہوں۔ تو اتنے زیادہ الزامات نہ کسی پہ لگائیں، نہ اس کو دھوکے بازی کریں، اور مختلف جو ہے غلط حرکتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، ان کو کیا سدجواب ہونا چاہیے۔ تو پاکستانی ہمالائز جو ہے اس کے کچھ پیکیولر ایشوز ہیں، اور اس کی ایکسپریشن جو ہے اور کلچر جو ہے وہ جو ہمالیاز کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے کولونیل لٹریچر پڑھنے سے، اس سے کافی مختلف ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ٹریڈ روٹس پر ہے، اور مزید ٹریڈ روٹس بن رہے ہیں، بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ایک مشہور عام ہے جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں، اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ یہ بات کرنے سے ہم کچھ اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی باتوں میں آ جاتی ہے، جس پہ اکثر ریاست کا ایک خاص موقف اور نقطہ نظر ہوتا ہے، اور وہ اس کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے، تو اس لیے بھی میں نے کافی عرصے تک اس پہ بات نہیں کی۔ لیکن اوریجنلی میں کس میں انٹرسٹڈ ہوں، میں اس کی نیچر اور ایکالوجی میں انٹرسٹڈ ہوں، پیور سسٹم جو ہم انسانوں کے آنے سے پہلے سے آیا ہوا ہے اور کسی طریقے سے دنیا کو امپیکٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہمالیہ سے متاثر ہوئی، میرے متاثر ہونے میں بہت ہسٹری اور بہت سارے سورسز ہیں۔ میں جیسے بولا میں انٹیگرلسٹ ہوں، مختلف سورسز سے میری انسپریشن آتی ہے، تو میں آپ کو انسپریشن بتاتی ہوں۔ ایک تو پروٹو اسپرچولیٹی جس کو میں کہتی ہوں، پریمیٹو اسپرچولیٹی، بنیادی اسپرچولیٹی کی روحانیت کے اصول اور اس کی دنیاوی ماخذ۔ جو انسان کی اسپرچولیٹی جو ہے نا وہ دو طرح کی ہے فنڈامنٹلی۔ ایک تو ہے جو باتیں کرنے والی اسپرچولیٹی، جس میں آپ کو کوڈز بتائے جائیں گے، یہ کرو وہ نہ کرو، روحانیت کے مختلف مذاہب میں اور مختلف سسٹمز میں نام ہوں گے، کوئی چکرا سسٹم ہوگا، کوئی یوگا، کبالا، صوفیزم اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، وہ باتوں والا سسٹم۔ ایک ہے پھر آرگینک یا سومیٹک بلکہ ایکولوجیکل سسٹم۔ ایکولوجیکل سسٹم میں جیسا میں نے آپ سے کہا اسپریچول ایکالوجی ایک فیلڈ جو ہے، اس میں انسان کی روحانیت کا تعلق زمین سے دکھایا اور بتایا گیا ہے، اور کئی محاورے انسانوں کی زبانوں میں ہیں، جس میں اردو زبان میں بھی کئی محاورے وغیرہ موجود ہیں، جس میں بڑا تعلق ہے پلانٹ میں، اور پلانٹ میں مختلف جو اشیاء چیزیں قدرتی موجود ہیں، اور انسانوں کے مزاج میں، انسانوں کی زبان میں۔ میں پہلے بھی کسی ایک ویڈیو میں ہلکا پھلکا ذکر کر چکی ہوں کہ انسانوں کی جو زبان ہے وہ میرے خیال میں جو سلام میٹرکس کے اوپر بنائی ہوئی ویڈیوز میں، اس میں نے سلام میٹرکس کو سمجھایا، اس کو تعارف کیا 3 ویڈیوز میں، اس میں نے ذکر کیا کہ انسانوں کی جو زبان ہے وہ زمین سے جو ہمارا انٹریکشن ہوا ہے اس سے وجود میں آئی ہے۔ لہٰذا پہاڑی علاقوں میں آئیں گے، ہمالیہ جیسے سخت پتھریلے پہاڑی علاقوں میں، تو یہاں کی زبانیں جو ہیں تھوڑی سی سختی کا عنصر لیے ہوئے ہوں گی۔ اور اگر آپ جس طرح صحرائی علاقوں میں چل جائیں تو زبان میں سر اور ان کے ایڈیم بھی ڈفرینٹ ہوں گے، ان کے محاورے بھی ڈفرینٹ ہوں گے، اور زبانوں میں اس کے ردم میں اور اس کی ڈلیوری میں بھی چینج ہوگا۔ تو یہ پرمیٹیو سورسز ہیں جہاں سے ہماری زبان اور ہمارے محاورے آئے۔ پھر بعد میں کچھ لوگ مائگریٹ کر کے بھی آ گئے جو بڑے ڈیولپڈ کلچر سے آ رہے تھے، جیسا پاکستانی ہمالائز میں پرشین کلچر کے بھی لوگ موجود ہیں، اور وہ بڑا ایک ڈیولپڈ، مطلب وہ امپائر ہے ان کی، اور ان کے کلچر ڈیولپمنٹ کافی رہی ہے، جس کو اب وہ ایروڈ ہو گئے، بھول کے کافی ڈیٹیریٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، اور پھر اس کو انشاءاللہ ریکور کرنے کی کوشش کریں تو خدا لوگوں کو کامیابی عطا کرے۔ تو پروٹو اسپرچولیٹی میں
बहुत ताल्लुक़ होता है इंसान का ज़मीन के साथ, और जो ज़मीन पे मुख्तलिफ़ कुदरती जगह होती है जिसमें आपके घर का बाग भी हो सकता है, छोटा सा बाग बागीचा भी हो सकता है, घर का कोई दरख्त भी हो सकता है, छोटा सा पौधा भी हो सकता है बाय द वे, और सर्टनली पानी के सोर्सेस आपके घर में भी जो पानी होता है वो भी हो सकता है। अ, उन कुदरती चीज़ों से हम कांटेक्ट जब करते हैं तो हमारे अंदर जो रूह है वो थोड़ी नहीं बल्कि ठीक-ठाक मुतासिर होती है और रिफ्रेश और रिवाइव होती है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि हम उनसे अच्छी तरीके से ताल्लुक़ रख रहे हैं या कोई गलत नीयत से कोई बुरा काम कर रहे हैं। तो मैं एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। तो प्रोटो स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब किसी भी ख़ास प्रिमिटिव और एंशिएंट इकोलॉजी में जाते हैं या रॉ इकोलॉजी में जहाँ पे ह्यूमंस ने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की होती, तो आप ओरिजिनल जो एनर्जी है प्लैनेट उससे आप कांटेक्ट में आ रहे होते हैं और वो आपकी रूह को रिवाइव और रिफ्रेश कर देती है। आप डेजर्ट्स में भी जा सकते हैं, जंगलों के सिस्टम में भी जा सकते हैं, दरियाओं में भी, समुद्रों में भी, और हिमालयस एक ख़ास एक अपना एनर्जी रखते हैं। और चूँकि दूर बहुत हुआ करते थे, इनएक्सेसिबल हुआ करते थे, तो यहाँ पे इंसानों का आना-जाना इतना ज़्यादा नहीं था। अभी बात बिल्कुल बदल गई है और काफ़ी चेंज आ गए हैं, जिस पे भी हम बात करना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो एक प्रोटो स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट और किसी भी प्रोटो स्पिरिचुअल सोर्स के पास जाना, एक ये वजह है। सेकेंडली मुझे यहाँ का कल्चर और जो यहाँ पर आकर लोग आबाद होते रहे, पाकिस्तानी हिमालयस में नहीं, ओवरऑल हिमालयस में, जिसमें मैं इंडिया, नेपाल और भूटान की एक्चुअली बात करूँगी। इंडिया, नेपाल एंड भूटान। यहाँ पर जो लोग आकर आबाद होते रहे, चाहे इनके अपने अंदरूनी मुल्कों से माइग्रेशन हुई है, ख़ास तौर पे इंडिया में, नेपाल और भूटान तो हैं ही पूरे माउंटेन एरियाज़। इंडिया में मैदानी इलाकों से कुछ मुहक्किक और रिसर्चर जाकर हिमालयाज़ वगैरह में आबाद हो गए, और इसके अलावा वेस्ट से काफ़ी मुहक्किक और लोग एक ज़माने में दुनिया से दूर होने के लिए और हिमालयाज़ में आके रिसर्च किया करते थे, और उन्होंने बहुत सारे प्रोटोटाइप के प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें बोटानिकल रिसर्च या मिनरल रिसर्च, ख़ास तौर पे बोटानिकल रिसर्च शामिल है। तो मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जानती थी और मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो ये स्टडी एंड कल्चर आप कह रहे हैं, जिसमें पायनियरिंग स्टडीज़ जो हुई है ना इसके ऊपर, वो तहकीक हुई जब ये इलाके डिस्कवर हुए। सॉरी, मैं क्रॉस नहीं करना चाहती, क्रॉस हो गया। तो वो इंटरेस्ट है। एक और मेरा इंटरेस्ट है तिब्बत। आई रियली लाइक तिब्बत। आई लाइक नेचुरल बिल्डिंग, तिब्बत एंड नेचुरल बिल्डिंग्स। इसका जो आर्किटेक्चर है, इसको नेचुरल बिल्डिंग को एक चौथा वो दे देना चाहिए। तिब्बत और नेचुरल बिल्डिंग मुझे पसंद है, इसको बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, 2005 में मैंने एक मूवी इत्तेफाकन देखी, 7 इयर्स इन तिब्बत, और जब मैंने देखा मैंने कहा ओ गॉड, आई विश मैं इस तरह की जगह पे कभी चली जाऊँ। और फिर मेरे साथ ऐसा ही हो गया, और हालात भी मेरे साथ इसी तरह के हुए कि तिब्बत, 7 इयर्स इन तिब्बत में जो कैरेक्टर दिखाया गया है ब्रैड पिट एक्टर का, वो वहाँ जाकर कुछ नामसाद हालात की वजह से वहाँ पहुँच जाते हैं, फँसते हैं और फिर दलाई लामा के टीचर बनते हैं। तो ये एक सच्चे वाक़े पर और सच्चे माउंटेनियर की लाइफ पर मबनी है। तो मुझे बहुत पसंद आया। आई रियली लाइक तिब्बत। तिब्बत somehow attracts to me. I couldn't go there, but I've been to Nepal, and I certainly definitely liked it. So for me, Pakistani Himalayas is like a poor man's alternative of Tibet and Nepal. Sorry to say, so to speak. Tibet and Nepal really intrigue me. एंड एक्चुअली थॉट कि पाकिस्तानी हिमालयज़ में भी आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। नेचुरल बिल्डिंग भी मुझे पसंद है। और पांचवी चीज़ क्या है, ट्रेड रूट्स, खासतौर पर जो एंशियंट है उनको पढ़ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। एंशियंट रूट्स इंसानों ने बनाए और ट्रेड रूट के ज़रिए फिर नॉलेज भी ट्रेड हुआ और दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट हुई। तो मुझे बड़ा समहाउ ये विजुलाइज़ करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि इंसानों ने दुनिया में कैसे एक्सप्लोर किया और आपस में कनेक्ट होना शुरू हुए। और जहाँ भी इंसानों की इंटरकनेक्टिविटी की बात आती है तो मुझे बहुत ये अच्छा लगता है। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये वक्त की तहों के तहत के नीचे दब गई हैं और कुछ हमारे सामने दब रही है। मसलन जब मैं आई यहाँ पे 2013 में, दूसरी बार आई, पहली दफ़ा मैं 2006 में आई थी एक ग्रुप ट्रिप पे हफ्ते के लिए, उसके बाद में चली गई थी। 2013 में आई तो नेचुरल बिल्डिंग्स थी काफ़ी, अभी भी हैं, और ये अब दब रही हैं सीमेंट की बिल्डिंग्स के नीचे। तिब्बत एंड नेपाल का यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ग़ालिबन बल्तिस्तान की साइड पे कोई इम्पैक्ट होगा, लेकिन वहाँ पर भी मज़हबी
रुझान ज़्यादा है, जिसमें जो उनके ओरिजिनल बुद्धिस्ट वगैरह मज़हब है उसके असराफ तो मिल जाएंगे और लोगों का मिजाज भी कुछ ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तानी हिमालयाज़ हो गया, गिलगित बल्तिस्तान, राइट, सो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और हालात जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बल्तिस्तान की साइड को नहीं जानती क्योंकि मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल इकोलॉजी सेम है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी सेम है, लेकिन कल्चर वगैरह बिल्कुल डिफरेंट है। और कल्चर से इकोलॉजी भी फ़र्क आना शुरू होता है और आपके एक्सपीरियंस में फ़र्क आता है। जहाँ तक स्टडी और कल्चर का ताल्लुक है तो इनफॉर्मली तो आप लोगों को वैसे ही सेकेंड हैंड स्टडी करके या थोड़ा बहुत बातें करके कुछ इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि यहाँ पे किसी कंटेम्प्रेरी रीडर के लिए, ख़ास तौर पे जिसके इंटरेस्ट इको फेमिनिन हो, उसके लिए कोई ख़ास स्टडी का कंटेंट या मटेरियल हो। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे मिली वो एक किताब थी याक के ऊपर, या फिर नेशनल जोग्राफी के एक फ़ोटोग्राफ़र ने और उनकी वाइफ ने एक ज़माने में किताब लिखी थी हुंजा कुज़ीन के ऊपर, छोटी सी बुकलेट लिखी थी, और मैंने ख़ुद अपनी एक वर्जन लिखी जो उनकी वर्जन से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मेरी वर्जन थोड़ी सी पोइटिक है, उसमें उर्दू में भी ट्रांसलेशन किए गए हैं, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया और कैसे खाना पकता है। तो बहरहाल वो अपनी लीग में उन्होंने बहुत पहले बनाया था और मैंने अलहदा बनाया, और पाकिस्तान के जो अभी टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा, तो काफ़ी ब्रिज बिल्डिंग हुई है पाकिस्तान के उमूमी कल्चर और पहाड़ों के जो कल्चर है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में, और वेस्टर्न ऑडियंस के लिए भी, तो तीनों को ट्रायंगुलेट किया है, जो मेरे लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रोटो स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको मुझे कुछ चांसेस तो मिले हैं, मगर पॉलिटिकल सिचुएशन और कल्चरल सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल है और सर्दियों में सहूलियात का इतना फुकदान है कि आप सुकून से इसको एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आप कुछ ना कुछ महसूस कर सकते हैं। अगेन देन आप फिर ये भी महसूस करते हैं कि यहाँ पर स्पिरिचुअल रिट्रीट बैठ के करने का अनफॉर्चुनेटली ना कोई माहौल है, ना कोई इतना खास चांस है, बल्कि आप मशकूक करार दिए जा सकते हैं और करार दिए जाते हैं। लोकल इस बात को ना समझते हैं और ना अप्रिशिएट करते हैं, सॉरी टू से दैट। कुछ लोग अपनी ज़ाती कैपेसिटी में करते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप बैठ के कोई स्टडी कर सकें और फिर आपको सुकून से छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग और इस तरह का माहौल है, और थोड़ा होटलिंग का रिवाज, और अभी तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग सेटिस्फैक्टरी इन टर्म्स ऑफ प्रोटो स्पिरिचुअलिटी। अभी कुछ रिट्रीट्स आ रही हैं जिसमें योगा वगैरह टीच किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इटसेल्फ एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की, एक बड़ी ट्रांसैक्शनल किस्म की सोसाइटी है, और इसका असरात यहाँ पर भी नज़र आता है। इवन यहाँ पर भी ट्रांसैक्शनलिज्म ऐसा नहीं है कि कम है, यहाँ पे किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है, और अगर अगर लोगों में कोई डेप्थ भी है स्पिरिचुअल या रिलेशनल टाइप की, तो उसके ऊपर भी ट्रांसैक्शनलिज्म का अंसर गालिब है, क्योंकि एक तो यहाँ पर अभी तो हालात थोड़े चेंज हो रहे हैं, टूरिज़्म आ रहा है, लेकिन टूरिज़्म के दायरे से बाहर निकल के कोई इतने ज़्यादा कल्चर और इकॉनमी डेवलप नहीं है, बनिस्बत इसके कि अगर आप नेपाल में जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स और काफ़ी डेवलप्ड कल्चर है। इसके अलावा आपको लिटरेचर बहुत मिल जाएगा। यहाँ पर समहाउ लिटरेरी परस्यूट्स का और पब्लिशिंग का फुकदान है, जो पाकिस्तान के बड़े प्रॉब्लम्स में से वैसे ही शामिल है, तो फिर भी इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। सरचश्मा का मैंने प्लेलिस्ट बनाई ही इसलिए कि इन डेप्थ जाके चीज़ों में हम बात करें। तो ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं जो मुझे लेकर आए हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर उसमें से साइड पे करके दिखाया जाए तो हर्ब्स या मेडिसिनल हर्ब्स में मेरा इंटरेस्ट भी हुआ और उसमें मैंने फिर काम भी किया है, और इनसे फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो मुझे समहाउ यहाँ आने से पहले मैंने पढ़ा हुआ था इस टाइप के लोगों का, जो कि हिमालयाज़ में या इवन पेरू और बोलिविया वगैरह में भी जाकर वो माउंटेन कल्चर्स पे और ख़ास तौर पे हर्ब्स वगैरह पे काम करते हैं, और वो कोई प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और मेडिसिनल काम करते हैं। आई रियली फाइंड दिस रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें एक साइंसी एलिमेंट, एक रिसर्च का एलिमेंट, एक पायनियरिंग का एलिमेंट, और इंसानियत की खिदमत का एलिमेंट, और एक ब्रेक थ्रू का एलिमेंट, और ऐसे जैसे हम प्लांट को एक्सप्लोर करके लाइक बहुत सीक्रेट मिशन कर रहे हैं। जैसा पहाड़ों की एक्सप्लोरेशन, जब आप पहली दफ़ा K2 पे पहुँचे या एवरेस्ट पे पहुँचे, कई लोग पूछते हैं कि क्यों गया, मैंने कहा नहीं, प्लानट को डिस्कवर कर रहे हैं, खुदा ने जो चीज़ें रखी हैं उनको डिस्कवर कर रहे हैं, और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जब आप ऊपर
पहुँचते हैं तो एक ज़माने में सैटेलाइट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो कैसे हमने प्लैनेट को जाना है? हमने पहाड़ों के ऊपर ही जाके देखा है कि इर्द-गिर्द क्या मौजूद है, तो इंसान पहले घूम फिर के ही पता करता था। तो इंसान सारी चीज़ें अगर सैटेलाइट्स को और मशीनों को दे देगा तो फिर हमारी अपनी बॉडी की मेमोरी भूल जाएगी। तो आज भी इम्पोर्टेंट है सैटेलाइट्स वगैरह के होते हुए और फ़ोन्स के और वीडियोज़ के होते हुए भी कि आज भी हम जाएँ और उस सिलसिले को मुनक़ता ना करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें और उसमें एक स्पिरिचुअलिज़्म का एलिमेंट अगर हो या मिशन या पर्पस आप उसको ले लें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत सारे सोर्सेज़ इसकी वजह से मैं यहाँ पर आई और आखिर में हाँ मोनेस्ट्री। अगेन ये प्रोटो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लेकिन प्रोटो स्पिरिचुअलिटी जो है वो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। अब इकोलॉजी के इसके मैंने कहा है 2 मायने हो गए ना, इकोलॉजी एक तो इस्तारे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और एक डायरेक्टली यानी एनवायरनमेंट यानी कौन-सा पौधा, कौन-सा जो फिज़िकल क्या कहना चाहिए एलिमेंटल ज़मीन का एनवायरनमेंट, जिसको एनवायरनमेंट क्या कहेंगे उसको, माहौलियाती इकोलॉजी, राइट? और एक इकोलॉजी का लफ्ज़ इस्तारे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब पूरा सिस्टम अंडर सेटिंग क्या है आपकी, क्या आपका सेटअप है पूरा, राइट? तो प्रोटो स्पिरिचुअलिटी में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आखिर में हाँ मैंने बोला मोनेस्ट्रीज इज़ रियली कीन टू मी, इम्पोर्टेंट टू मी। आई वांटेड टू, जिसमें आई यहाँ पर तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि इस जगह पे जहाँ पे आप जाके रिट्रीट कर सकें। मैंने पूछा भी लोगों से और मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखा भी क्या, बट जो मेरे गाइड थे उन्होंने वो समझ गए, उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो थोड़ा सिविलाइजेशन से घबराई हुई हैं, आप बस पहाड़ों को देखना चाहती हैं, क्योंकि वो रिट्रीट वगैरह टाइप के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। मैंने कहा यस। तो ये मुझे पसंद था चीज़ और ये मुझे नहीं मिली, ये काफ़ी मशकूक हो जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा है। एक और चीज़ आखिरी जिसको कह लेंगे हम होम स्टेज़, ये मुझे कल्चर बहुत पसंद है जिसमें आप फैमिली के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब ये भी एक जो है ये पेंडोरस बॉक्स बन सकता है यहाँ पे, और ये भी भेड़ों का एक बड़ा छत्ता है। होम स्टे का कल्चर भी अगेन ये सारी चीज़ें पोटेंशियली तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इतनी एक्सप्लोर नहीं हुई और एक ख़ास पाकिस्तानी हिमालयन आउटलुक से डेवलप नहीं हुई हैं। बाकी जगहों पे अगर आप हिमालयाज़ में चल जाएँ तो ये चीज़ें बहुत डेवलप्ड हैं। तो मैं यहाँ पे आके बड़ा शॉक हुई कि लोग इन चीज़ों को जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, और अगर करते हैं तो फिर उसको हिमालयन टच नहीं देते, वो उसको शहरी बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर इसमें हम डिटेल में जाएँ तो आप फ़ैसिनेट हो जाएँगे। और मैंने अपने अलावा किसी को भी यहाँ पे इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा, ना वो इंटरेस्टेड हैं। जो वो बातें करते हैं तो हिस्टोरिकल करते हैं, और जो वो बातें करते हैं तो मैस्कुलिन और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से करते हैं, जो कि मेरे लिए कम से कम बहुत ही इरिटेटिंग और अननोइंग है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि भई यहाँ पे लोग बस स्पिरिचुअल उसके लिए आते हैं, एक्सकर्शंस के लिए आते हैं, हमारी पॉलिटिक्स को तवज्जो नहीं देते। तो पॉलिटिक्स यकीनन अहम है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक बात ये कह दूँ कि पॉलिटिक्स का माखज़ भी ये कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और जो प्रोटो आपका एनवायरनमेंट होता है वही होता है, उसके बाद पॉलिटिक्स एंड में आता है। ये बात समझने के लिए आप ज़रूर जाइए सलाम मैट्रिक्स में, जिसे मैंने डिफ़ाइन किया है कि इंसानी जो सिविलाइजेशन होती है उसको 4 हिस्सों में आप देख सकते हैं, और सबसे पहला हिस्सा है स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद आपके आ गया पर्सनैलिटी और फैमिली, उसके बाद आ गया सोसाइटी और इकोनॉमी, और उसके आखिर में आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उसकी असास यही चीज़ें होते हैं। इस तरह आजकल पाकिस्तानी हिमालयाज़ को हम गिलगित-बल्तिस्तान भी कह सकते हैं, और मैं ये नाम लेके अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। थोड़ा-सा वेग करने के लिए मैं आँखों को थोड़ा-सा फ़ोकस ना हो जाए, मैं पाकिस्तानी हिमालयाज़ कह देती हूँ। डिफ्यूज़्ड किस्म का कॉन्सेप्ट आता है ज़हन में, तो उसकी सेफ्टी में आप बहुत कुछ कह सकते हैं। और इसलिए भी ताकि मेरा अपना मकसद जो है ना वो है हिमालयस के ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मैं पहाड़ देखने आई हूँ, जो सेंस में यहाँ के लोग बहुत नापसंद करते हैं कि पाकिस्तानी बस पहाड़ देखने आते हैं, दैट्स नॉट इट। मैं इनको बड़ी डेप्थ में देख रही हूँ पहाड़ों को, और मैंने इतनी डेप्थ में देखा कि मैंने आपके लोगों को देखते हुए नहीं देखा। अगर वो देख रहे होते तो वो काफ़ी चीज़ें कुछ डेवलप कर लेते, जो आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। मगर जो कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है या वो फील्ड में है और उनको पढ़ाया गया है, तो दैट्स गुड। आई बिलीव बल्तिस्तान की साइड पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एक कन्वर्ज नहीं हो रही हैं चीज़ें। अगर आप नेपाल जाएँ और इंडिया जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी कन्वर्जेंस है, स्पिरिचुअलिटी को एक फ़ोकस दिया गया है और वो बड़े सेंटर में है। और दूसरी बात, उसके ऊपर एक लिटरेचर मिल जाता है। बाहर से पढ़ने और देखने वाले को वो इस इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए जाता है, और अगर वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए जाए तो बाकायदा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उसको टेढ़ी-मेढ़ी आँखों से नहीं देखा जाता है, ना उसको डिस्टर्ब किया जाता है, ना उसको इरिटेट किया जाता है, ना उसको ज़बरदस्ती पुश किया जाता है कि फलाना तुमने जर्नी करनी है, फलाना जर्नी करनी है। इन इटसेल्फ स्पिरिचुअल क्वेस्ट वहाँ पर एक डी फैक्टो काइंड ऑफ ट्रैवल है, और टूरिज़्म भी आप उसको कह सकते हैं।
बट टूरिज़्म जो है ट्रैवल की बहुत ही डिग्रेडेड किस्म की फॉर्म है। तो आप वहाँ बाकायदा पिलग्रिमेज के लिए जा सकते हैं और वहाँ घूमे फिरे, तो कोई आपसे बार-बार नहीं आके पूछेगा कि मेरे घर आ जाओ, मेरे साथ फ़ोटो खींच लो, तुम इस तरीके से क्यों फिर रहे हो, तुम्हारे बाल ऐसे के हैं, तुम बगैर चप्पल के क्यों फिर रहे हो, चप्पल पहन लो, तुम्हें किसने कहा है भाई तुम पागल हो गए हो, तुम्हें किसने कहा है तुम इस तरह कर लो, तुम उस तरह कर लो। तो ये पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन पाकिस्तान मैंने आपसे कहा कि बड़ी डू इट सेल्फ किस्म की, बड़ी प्रैक्टिकल किस्म का मुल्क और इकॉनमी है और प्रॉब्ली चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। तो ये भी ठीक है क्योंकि दुनिया में हर वक्त भी आप स्पिरिचुअल मोड में नहीं रह सकते और यहाँ के एक्टिविस्ट भी कुछ ये कहते हैं। तो बस है, पाकिस्तान एक ऐसा गिफ्टेड मुल्क जिसमें लोग बड़ा प्रैक्टिकल किस्म की बात करते हैं, शायद ये अच्छा बात भी है। और शायद ये इस वजह से भी है कि ये जो इंडिया, नेपाल और भूटान हो गए, ये ईस्टर्न मज़ाहिब हैं और यहाँ पर रिफ्लेक्शन और कॉन्टम्पलेशन बहुत होती है और गोरे भी आके यहाँ पे ये करते रहते हैं क्योंकि उनका जो सकाफ़त है वो बहुत ही लॉजिकल है और उनको काउंटर बैलेंस करने की ज़रूरत है ईस्टर्न से। इस्लाम जो है ज़रा बीच की चीज़ है, वो बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का मज़हब है, ट्रेड की बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर और इंसानों के आपस में रवाबत कायम करने की। तो प्रॉब्ली वी विल नेवर गेट दिस प्रोटो स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल इन पाकिस्तानी हिमालयाज़। यहाँ उसके लिए आपको नेपाल वगैरह ही जाना होगा। कोशिश करेंगे चलो हम भी वहाँ पे चल जाएँ किसी वक्त दोबारा। तो एनीवे, मेरे ख्याल में मैंने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह हम आगे की वीडियोस में, मैं चाह रही थी कि मैं सिर्फ बताऊं कि मैं सर चश्मा पे बात करूंगी, लेकिन बहुत बहुत बड़ी होगी। आगे की वीडियोस में हम यही बात करेंगे और मेरे ख्याल में ये बात करते बहुत अच्छा हो कि मैंने लिख लिया, क्योंकि जब मैं लिख रही हूँ तो मुझे साथ साथ समझ में आ रहा है कि यहाँ का फ्लेवर जो है इतना डिफरेंट क्यों है। हमारी जोग्राफी डिफरेंट है, हमारे पड़ोसी ममालिक डिफरेंट हैं, हमारे इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट हैं, हमारे मुल्क का मिशन और पर्पस डिफरेंट है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिफरेंट है। जिस तरीके से दूसरे हिमालयस का स्टेटस अपने अपने मुल्क में है, उससे हमारे मुल्क के हिमालयस का डिफरेंट है। इंटीग्रेशन के इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और तरजीहात और मंजिलों में फ़र्क है। तो ये बातें मैं खुद भी समझना चाहती हूँ और जब मैं जैसे-जैसे लिखती हूँ वैसे-वैसे मैं समझती भी हूँ। तो मैं इस तरह की टीचर हूँ कि जब मैं अपने आप को कोई चीज़ समझाना चाहती थी ना, तो मैं लिखा करती थी बोर्ड्स पे। और मैं जब छोटी थी और काफ़ी उम्र तक मैंने 20s तक अपने, जब कोई चीज़ समझना चाहिए तो मैं अपने आप को ज़ाहिर करती थी, जैसे मैं कोई टीचर हूँ तो अपने बोर्ड पे लिख-लिख के समझाती थी और मुझे इस तरह से समझ में आती रहती थी। ये मेरी आदत कोई बिल्कुल बचपन से, यानी जो 10 साल से नीचे की आपकी उम्र होती है, पहली दहाई में ज़िंदगी के, तब से मेरी आदत है कि बोर्ड पे लिखा खुद भी समझते रहे और आस-पास कोई बच्चे बैठे हैं तो उनको भी समझा दिया। जब मैं आपको बताती हूँ तो मुझे भी साथ में समझ में आती रहती है। तो इकट्ठे मिल के हम ये सरचश्मा के प्लेलिस्ट के तहत ज़रा यहाँ के मसाइल और बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जैसे-जैसे हम चीज़ों को इंटीग्रेट करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी और हो सकता है मेरी गुफ्तगू से यहाँ के लोगों के मामलात जो हैं थोड़े-से सुधर जाएँ। ऐसा नहीं है कि वो अपने मामलात को नहीं जानते, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ चीज़ें अगर उनको आउटसाइड हेल्प चाहिए होगी तो मेरे ख्याल में अब तक सोशल मीडिया से मिल चुकी है, उसको इंटीग्रेट करने का और फिर रिप्रेज़ेंट करने का और आर्टिकुलेट करने का थोड़ा-सा गैप रह गया है। 10 साल पहले मैं आई तो काफ़ी सारा गैप था, लोग जानते बहुत कुछ थे मगर बोलते और आर्टिकुलेट नहीं करते थे और अभी आर्टिकुलेशन भी काफ़ी हो गई है, तो चीज़ों को जगह पे रख के फिर आगे मेरे ख्याल में संभल करके आगे बढ़ने का मामला रह गया है। काफ़ी एडवांस स्टेजेस में आ गए हैं हम। तो ये हो गया सर चश्मा, मेरे साथ रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वरना आप भूल जाएँगे, फिर आप कहेंगे हाँ, मैंने कहीं कुछ देखा और आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी तक बहुत छोटा-सा चैनल है, तो इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं हो रहा होगा अराउंड द वेब, बट यू माइट वुड वांट टू कम बैक टू इट इंशाल्लाह एंड देन वी टेक थिंग्स फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। मुझसे कोई गलती हो गई हो, कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है। यही मैं कह रही हूँ कि नॉलेज प्रिंटेड इतना मौजूद नहीं है और घूम फिर कर देखने के लिए फिर आपको बहुत ताकत और मेहनत चाहिए। फिर आपको लोगों को उनके माहौल में स्टडी करना है जो कि फ़िज़िकली जो मैदानी इलाकों से लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर बहुत सारे शकूक व शुबहात का वो निशाना बनते हैं जो कि एक बिल्कुल ही अलग कहानी है और वो ऐसा एक गढ़ा है कि जिसमें बहुत कुछ गिर रहा है और गिर चुका है। और तो इंशाल्लाह देखते हैं कि हम इन गढ़ों से निकलें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। और जिन इलाकों को मैं अपनी बातों से बेहतर रिप्रेजेंट नहीं कर सकी उनसे माज़रत, और आप डेफ़िनेटली अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो इसी तरीके से नक्शे जो हैं, नक्शा जब भी किसी जगह का शुरू-शुरू में बनाया जाता है तो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। फिर उसमें डिटेलिंग की जाती है और वो नक्शा बेहतर हो जाता है। तो ये कोई बदनीयती से बात नहीं की जा रही। आखिर एक बात मैं कहती चलूँ यहाँ के मकामियों से कि एक तो वो कहते हैं कि हमारे बारे में कोई बात नहीं करता, दूसरे को बात करना स्टार्ट हो तो उसी वक़्त वो भड़क जाता है। भई फिर आप खुद ही बात कर लें, आप पूरी बात शुरू से आखिर तक हमेशा के लिए कर लें।
اگر نہیں کر رہے تو دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، دوسرے سے زوم کر رہا ہوتا ہے، اور یہ باتیں سمجھنے کے لیے انسانوں کو بڑی بڑی صدیاں اور بہت بہت سارے ریڈرز ریسرچر درکار ہیں، جن کے پاس وقت بھی ہو، سرمایہ بھی ہو، گھر سے اجازت بھی ہو، اور ان کو گھر جا کے اپنی اماں ابا کو اور خاندان کو ڈیل نہ کرنا. تو پاکستان میں تو خاندانی سسٹم اتنا ڈیپ ہے کہ ہم اپنے لیے جوتا باہر لینے نکلیں تو گھر میں قیامت مچ جاتی ہے، کہاں کے آ کے کوئی ہمالیہ میں آ کے باہر سے کوئی پاکستانی اسٹڈی کر کے جائے. تو وہ ایک بڑی لگژری ہے، وہ اوپر اوپر سے سطحی انالیسس کرتا ہے، پھر اس کو اپنے گھر واپس جانا ہوتا ہے. اور پھر اس کی جو معلومات ہوتی ہیں اس میں لوکلس کی دی ہوئی معلومات کا بہت اثر اور ذکر ہوتا ہے، اور کئی سفر میں جا کے بار بار کر کے آپ سمجھتے کہ نہیں، اصلی حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوکلس خود بھی چیزوں کو نہیں جانتے یا ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اور بہت سارے لوگ بدنیتی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور غلط انفارمیشن دیتے ہیں، اور یہ ہمالیاز میں ہوتا ہی رہتا ہے. اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی معلومات غلط ہوں، یا وہ دنیا کو نہ سمجھ پا رہے ہوں، جیسے سمجھتے ہیں ویسے آپ کو بتائیں گے، اور کچھ واضح طور پہ بدنیت ہوتے ہیں، تو وہ ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ بڑے ان ڈیپتھ قسم کا انالیسس ہو سکتا ہے، اور مطلب یہی بات مجھے پسند ہے ہمالیاز کی، یا کسی بھی انڈر ایکسپلورڈ کلچر کی. وہاں پہ دیکھنے کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمالیاز میں لیئرز ہی لیئرز ہیں، پہاڑ ویسے بھی لیئرز سے بنتے ہیں. تو دیر سو مچ ٹو ایکسپلور. ویل گیٹ انٹو the details of it. We'll talk about it from a spiritual, ecological aspect, which I really like. We'll talk about trade. We'll talk about homestays, probably, and we'll talk about healthcare and their political issues and all that, which they really care about, inshallah. And so we'll come back to that, and we'll talk in English and Urdu. So we'll do a mix of that, but it'll still be called Sir Chashma, and that's it. Agar main English mein bhi address karu, to Sir Chashma is the brand name of this. All right, thank you, Jazakallah, Allah Hafiz. Subscribe to my channel, like it, click the bell icon, and share it on your social media. Jazakallah, Aslam from Hubala.